हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आइए एक बार फिर से सेशन को शुरू करते हैं। आज के डेली करंट अफेयर में हम डिस्कस कर लेते हैं 3 सितंबर के सभी करंट अफेयर को। वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। मेरा नाम है पंकज वैष्णव और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए, डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिए। वहां पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिल जाएगी, तो वहां से आप इसे ले सकते हैं। आइए, डेली करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड तक सेशन को देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 3 सितंबर के करंट अफेयर का। तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन प्लस बैठक में वैश्विक शासन पहल, जिसे कहा जाता है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, किसके द्वारा शुरू किया गया या किस देश के द्वारा शुरू किया गया? देखिए, यहां पर तियानजिन की बात करें तो ये चाइना का शहर है, तो हम चाइना की बात कर लेते हैं। चाइना में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन प्लस की बैठक हाल ही में आयोजित की गई थी। एक मीटिंग का आयोजन किया गया था और ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि चाइना में इसका आयोजन किया गया तो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की शुरुआत भी किसने की होगी? चाइना ने। तो आंसर हो जाता है आंसर सी। डिटेल में बात करेंगे पूरे इनिशिएटिव की कि इनिशिएटिव क्या है, लेकिन पहले हमको समझना पड़ेगा दो बैठक को। देखिए, एक तो हो गई एससीओ प्लस समिट और एक आयोजित की जाती है एससीओ की समिट। एससीओ समिट की बात करते हैं, शंघाई सहयोग संगठन की ऑफिशियल समिट की बात करते हैं, तो ये साल में एक बार आयोजित की जाती है। ओके, तो इस साल ये 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक इसका आयोजन किया गया चाइना में, चीन में। और यहीं पर आयोजित की गई एससीओ प्लस समिट। अब आप बोलेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो समिट है, ऑफिशियल बैठक है, हर देश के जो एससीओ की मेंबर कंट्रीज है उनके जो लीडर्स होते हैं वो समिट में पार्टिसिपेट करते हैं। और जबकि हम जब एससीओ प्लस समिट की बात करते हैं तो ये हर साल आयोजित नहीं होता, बल्कि जो मेजबानी कर रहा है उस देश की सिफारिश पर इसका आयोजन किया जा सकता है, तो ये कंपलसरी नहीं है। और जब एससीओ प्लस समिट का आयोजन किया जाता है तो लीडर्स तो पार्टिसिपेट करते ही हैं, साथ ही साथ जो अदर डेलीगेट्स होते हैं वो भी यहां पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये अंतर होता है। तो पहले समिट, ऑफिशियल समिट का आयोजन चाइना में किया जा चुका था, उसके बाद एससीओ प्लस समिट का आयोजन भी किया गया 1 सितंबर को चाइना में ही। अब यहां पर ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव को चाइना ने लॉन्च किया। इसका उद्देश्य ये कि पूरे वर्ल्ड में सभी देशों के बीच में इक्विलिटी बढ़े, इंटरनेशनल लॉ जो है वो सभी देशों के लिए एक जैसे होना चाहिए। इसके अलावा बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके, मल्टीलैटरलिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। क्योंकि देखिए, अभी जो सबसे बड़ा थ्रेट बन के आ रहा है ना, वो यूएसए बन के आ रहा है इंडिया के लिए और स्पेशली चाइना जैसे देशों के लिए। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल साउथ के दोनों ही बहुत बड़े मेंबर हैं या फिर यूं कहें कि लीडर है। ग्लोबल साउथ में जनसंख्या के हिसाब से भी वर्ल्ड के सबसे बड़े देश है और इकोनॉमिकली भी सबसे ज्यादा पावरफुल है या फिर ग्रोथ बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे देशों को यूएसए के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है। तो यहां पर चाइना जो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव लाया है ना, इसको कहीं ना कहीं हम यूएसए के खिलाफ भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए, पूरे सभी देशों को इक्वल आप ट्रीट करो, इंटरनेशनल लॉ सभी देशों के लिए एक जैसे होना चाहिए। नहीं तो यूएसए जैसे देश, जो देश उनसे दब रहा है उनके लिए उनकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा लिबरल है। इंडिया या चाइना जैसे देश जो कि अभी नहीं दब रहे, उनके लिए उनकी पॉलिसीज बहुत ज्यादा हार्ड देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ सभी के लिए एक जैसे होना चाहिए और भाई सभी देशों को समान अवसर दिए जाने चाहिए, सभी की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। इसीलिए ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। यहां पर चाइना ने कुछ प्रिंसिपल्स को जारी किया। फॉर एग्जाम्पल, सॉवरेन इक्विलिटी, देश छोटा हो या बड़ा हो सभी को इक्वल रिस्पेक्ट दी जानी चाहिए। ये यूएसए के खिलाफ सीधे सीधे ये स्टेटमेंट जाता है, अगर आप इसको गौर से समझेंगे तो। रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए, सभी को फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा पावरफुल देश है तो वो इंटरनेशनल लॉस को साइड में कर सकता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मल्टीलैटरलिज्म, अकेले कोई डिसीजन ना लेकर सभी देशों को एक साथ मिलकर डिसीजन लेना चाहिए। और पीपल सेंटर्ड अप्रोच, मतलब सभी ऐसी पॉलिसीज बनाई जानी चाहिए जो कि सभी देशों के लिए, जो लोग हैं उनको सीधा फायदा दे। तो इस तरीके से ये पूरा इनिशिएटिव जो है ये कहलाता है ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव, जिसे चाइना ने हाल ही में लॉन्च किया।
तो समिट के बारे में भी हमको पता चलता है कि एससीओ समिट 2025 में चाइना के तेंजिन शहर में आयोजित की गई और यहीं पर तेंजिन डिक्लेरेशन को भी अपनाया गया, जिसमें इंडिया में जो पहलगाम अटैक हुआ था उसको निंदा की गई है इस डिक्लेरेशन में ऑफिशियली, क्योंकि इसके पहले चाइना ने, आपको पता है, साइड हो गया था, उसने पहलगाम अटैक पर कुछ नहीं बोला था। लेकिन यहां पर क्योंकि इंडिया और चाइना को साथ आना जरूरी है यूएसए के खिलाफ, तो चाइना ने भी पहलगाम अटैक को निंदा की है, इसके खिलाफ बोला है पहली बार डिक्लेरेशन में। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमको कैजुअल पता होना चाहिए। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे वर्ल्ड के 24% क्षेत्रफल वाले देश, ओके, और 42% ग्लोबल पॉपुलेशन वाले देश इस समिट का या फिर इस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका हिस्सा है। ऑफिशियली अभी इसमें 10 मेंबर है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस। सेक्रेटरी जनरल नूरलान कजाकिस्तान से आते हैं। शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इतिहास देखें तो सबसे पहली बार यह संस्था अस्तित्व में आती है 1966 में। तब केवल 5 देशों ने मिलकर इसका निर्माण किया था, 5 देश एक साथ आए। आगे चलकर फिर देश जुड़ते गए। इंडिया की बात करते हैं तो 2017 में ये इस संगठन का सदस्य बना था। सबसे आखिरी मेंबर 2024 में बेलारूस बना है ऑफिशियली, ठीक है ना। और एससीओ की समिट सबसे पहली बार आयोजित की गई थी 2001 में चीन के शंघाई में। इस साल 25th समिट का आयोजन 2025 में किया गया चाइना के तेंजिन शहर में, और 24th एससीओ समिट 2024 में आयोजित की गई थी कजाकिस्तान के अस्ताना में, ठीक है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम क्या है? इंडिया ने पहली बार स्वदेशी रूप से एक माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाया और इसको नाम दिया है विक्रम। इसरो की लेबोरेटरी के द्वारा यह माइक्रो प्रोसेसर चिप बनाया गया और इसरो के ही सैटेलाइट में अभी इसका यूज किया जाने वाला है। इसरो के जो लॉन्च व्हीकल्स होंगे, जो सैटेलाइट्स होंगे, उसमें इस माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज किया जाएगा इसरो के द्वारा। अभी जो भारत के आईटी मिनिस्टर है अश्विनी वैष्णव, उन्होंने इस माइक्रो प्रोसेसर चिप का इनॉग्रेशन किया है। इंडिया में मेड इन इंडिया, ओके, स्वदेशी रूप से निर्मित पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप है इंडिया की। अभी तक ग्लोबली देखें तो यूएसए, चाइना, दक्षिण पूर्वी कुछ एशियाई देश ऐसे हैं जो कि इसके लीडर रहे हैं। इंडिया अभी तक इसे नहीं बनाता था, लेकिन पहली बार माइक्रो प्रोसेसर चिप हमने बनाई है और इसको नाम दिया है विक्रम। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर चिप क्या करती है? ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है। प्रोसेस करने का काम करती है। कंप्यूटर में, मोबाइल के अंदर एक चिप लगती है जो कि प्रोसेस करने का काम करती है। सारा की सारा जो सोचने का काम होता है, सारे की सारे एक माइक्रो प्रोसेसर चिप ही करती है। जो हम मोबाइल को स्क्रॉल कर पा रहे हैं या फिर वो जो रिकमेंड कर पा रहा है, वो माइक्रो प्रोसेसर चिप की मदद से ही कर पा रहा है। इसरो की लेबोरेटरी है जिसका नाम है, यहाँ पर मेंशन किया, ठीक है, अभी आगे मिल जाएगी। सेमिकॉम इंडिया 2025 प्रोग्राम की हम बात कर लेते हैं पहले, क्योंकि यहीं पर इस चिप को लॉन्च किया गया है। 2 से लेकर 4 सितंबर तक ये आयोजित किया जा रहा है, ठीक है, नई दिल्ली, द्वारका में। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी स्पेशली इसको आयोजित करवा रही है। अगर मिनिस्ट्री की बात करेंगे, इंडिया का एक सेमीकंडक्टर सम्मेलन है। सेमीकंडक्टर चिप्स के निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहां पर चर्चा की जाती है। भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन पर चर्चा करना इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य। विक्रम चिप, इसका डेवलपमेंट इसरो की एक लेबोरेटरी है, सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, इसने किया है, ठीक है। अभी ये लॉन्च की गई 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर में ये मौजूद है। अभी इसरो के लॉन्च व्हीकल में, सैटेलाइट्स में इनका यूज किया जाएगा। अब इंडिया में सेमीकंडक्टर या माइक्रो प्रोसेसर चिप के निर्माण के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया था 2021 में। यह मिशन काफी एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया, इंडिया का एक ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है। 2021 में इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के द्वारा। भारत को सेमीकंडक्टर के जो सेक्टर है उसमें ग्लोबल लीडर बनाना इस प्रोजेक्ट या मिशन का मुख्य उद्देश्य है। और इसके लिए जो बजट रखा गया है वो 76,000 करोड़ रुपए रखा गया, ठीक है। तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया गया था कब? तो ये लॉन्च किया गया 2021। डन हो जाता है। आप सभी को आज का ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं।
आप सभी के लिए इंडियन हिस्ट्री का कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पर देखिए आपके लिए वनडे एग्जाम के लिए भी हिस्ट्री का कोर्स मिल जाएगा आपको, और सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए भी आप इससे ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आपके लिए फाउंडेशन कोर्स है, बहुत ही बेसिक से बहुत ही डीपली आपको पूरा हिस्ट्री यहाँ पर कवर करवाया गया है, चाहे वो प्राचीन कालीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो या फिर आधुनिक भारत हो, आपको तीनों सेगमेंट मिल जाएंगे। वनडे एग्जाम और सिविल सर्विसेज के लिए ध्यान से आप थोड़ा अवेल कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दोनों की लिंक है, वहां पर क्लिक करके आप इसे बायलिंगुअल ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी हर्डल है, कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए। ओके, और एप्लीकेशन को, क्रेजी जीके ट्रिक को आप चेकआउट कीजिएगा एक बार, क्योंकि डेली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको यहाँ मिलेगी और काफी सारी फ्री पीडीएफ और कोर्सेज भी आपको इस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएंगे। ओके, 20वें वैश्विक सतत शिखर सम्मेलन का आयोजन, थोड़ा नंबरिंग का थोड़ा देख लीजिएगा आप, यहाँ पर नंबरिंग आई थिंक आगे पीछे हो गई है, तो आप नंबरिंग को यहाँ पर देख लीजिएगा। नंबरिंग में सही कर देता हूँ, ये एक हो गया हमारा, ये हो गया 2, और ये हो जाता है हमारा तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, नंबरिंग को थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा। ओके, तो ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा, 20वें वैश्विक सतत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? 20वें वैश्विक सतत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। ठीक है, तो 20वें ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी समिट का आयोजन 2 से लेकर 3 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। देखिए नाम से आपको समझ में आ जाएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए यहां पर चर्चा की जा रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझते हैं क्या होता है? सतत विकास। हम आज की जरूरतों को पूरी करने के लिए विकास करें, डेवलपमेंट करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जो कि हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी सकारात्मक रहे। ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमने सब बर्बाद कर दिया, हमारी तो जरूरतें पूरी हो गई, लेकिन आने वाली पीढ़ी, फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट, हमने इतनी ज्यादा इंडस्ट्री लगा दी, इतना ज्यादा पर्यावरण को नुकसान कर दिया कि हमारी तो जरूरत पूरी हो गई, लेकिन अब आने वाली पीढ़ी को सर्वाइव करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना है आपको। तो आप जब विकास करोगे, आप कोई भी डेवलपमेंट करोगे, तो इस चीज को ध्यान रखोगे कि आने वाली जनरेशन को भी उसका पॉजिटिव ही इंपैक्ट मिले। इसे कहा जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए 20वां ग्लोबल सस्टेनेबल समिट का आयोजन किया गया 2 से 3 सितंबर तक किया जा रहा है। ये अभी आज खत्म होगी। आयोजन कहां पर हो रहा है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, सम्मेलन में 10 देशों के लीडर्स और कई सारे बिजनेसमैन ने पार्टिसिपेट किया है। आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगर हम कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की बात करें, क्योंकि यही इसका आयोजन करवा रही है, तो एक नॉन गवर्नमेंटल बिजनेस और एक इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है। 1895 में इसकी स्थापना की गई थी, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके प्रेसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं राजीव मेमानी। कौन है इसके प्रेसिडेंट? राजीव मेमानी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के 29th महालेखाकार नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में अपॉइंट किया गया टीसीए कल्याणी को। देखिए समझना पड़ेगा कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स की जब हम बात करते हैं तो इनका काम क्या है और पहले पद पर कौन था? तो इनके पहले एसएस दुबे इस पद को संभाल रहे थे। अब इनको रिप्लेस किया है टीसीए कल्याणी ने, और भारत की 29वीं कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ये अपॉइंट की गई। देखिए ये जो पद है ना, भारत में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट काम करता है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इसके हेड के रूप में अपॉइंट किया जाता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को। इंडियन गवर्नमेंट की अकाउंटिंग को देखता है, इन शॉर्ट अगर हम बात करें। ओके, और अकाउंटिंग एडवाइजर के रूप में ये काम करता है। ये पद सबसे पहली बार 1975 में बना था। अगर हम और ज्यादा डीप में जाते और देखते हैं कि अकाउंटिंग्स में क्या क्या काम है इस पद के पास, तो सरकार की जो मंथली और एनुअल अकाउंटिंग होती है उसको मेंटेन करने का काम इस पद के पास होता है। गवर्नमेंट रिसिप्ट्स और जो पेमेंट्स हैं उनका रिकॉर्ड रखता है। इंटरनल ऑडिट को सुपरवाइज करता है। ठीक है, ऑल ओवर अकाउंटिंग से रिलेटेड एडवाइस देने का काम भी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स काम करता है।
टीसीए कल्याणी को हाल ही में भारत के 29वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के रूप में अपॉइंट किया। अभी जो रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं कुछ समय में, जो हमने मोस्टली अगस्त में पढ़े थे, उनकी हम बात करते हैं। आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए गए थे अभी कुछ समय पहले, हमने पढ़ा था, उर्जित पटेल। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एमडी बने हैं आकाश त्रिपाठी। डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में अपॉइंट किया गया अनिश दयाल सिंह को, पढ़ा था हमने इनके बारे में। वसई के सीईओ अपॉइंट किए गए रजित पुन्हानी। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट बने हैं अजय सिंह। तो ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है, इनको भी याद रखिएगा। बाल वाटिका टीवी चैनल और दीक्षा 2.0 इनिशिएटिव किस संस्था के द्वारा शुरू किए गए? बाल वाटिका टीवी चैनल और दीक्षा 2.0 इनिशिएटिव, इन्हें शुरू करने का श्रेय दिया जाता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे कहा जाता है शॉर्ट में एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी ने इन दोनों ही इनिशिएटिव को शुरू किया है। वैसे एनसीईआरटी ने 4 इनिशिएटिव लॉन्च किए। चारों की बात करें, देखिए पहले तो ये समझिए कि अभी 1 सितंबर को एनसीईआरटी का फाउंडेशन डे मनाया गया, और इस साल जो फाउंडेशन डे था वो 65 फाउंडेशन डे था, 65वां स्थापना दिवस। इस उपलक्ष्य में एनसीईआरटी ने 4 इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया। पहला बाल वाटिका, ठीक है, एक है दीक्षा 2.0, प्रशस्त 2.0, और एक है किताब एक पढ़े अनेक। अब इसी को एक बाल वाटिका टीवी चैनल के रूप में भी इसे नाम दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये 4 इनिशिएटिव है। 4 इनिशिएटिव की अगर हम बात करते हैं तो बाल वाटिका सबसे पहले, जो हम पहला इनिशिएटिव देख रहे हैं, एक प्रकार का टीवी चैनल है। 3 से लेकर 6 साल के स्टूडेंट के लिए इसे डिजाइन किया गया है। इस तरीके से अलग अलग प्रोग्राम्स इसमें चलाए जाएंगे। टीवी चैनल में क्या किया जाता है, प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। तो प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे जिसमें बच्चे सीख सके मैथमेटिक्स के छोटे छोटे कैलकुलेशन, जो 1-2 होते हैं वो सीख सके। तो इस तरीके से अदर सब्जेक्ट को भी डिजाइन किया जाएगा और उनके लिए टीवी चैनल पर प्रसारण किए जाएंगे। तो 3 से लेकर 6 साल के बच्चों के। फिर एक है दीक्षा 2.0, एक अपडेटेड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसमें एक्चुअल में होगा ये कि एक पोर्टल के जैसा इसको डिजाइन किया गया है। एनसीईआरटी, सीबीएसई और अन्य राज्य के बोर्ड के जो स्टडी मटेरियल होगा, जो किताबें होंगी, वो यहाँ पर कोई भी पढ़ सकता है। और ऑल ओवर इंडिया के लिए 12 अलग अलग लैंग्वेजेस में इनको लॉन्च किया गया। अभी 12 लैंग्वेजेस में है, फिर अदर आगे फिर और बढ़ा सकते हैं, अभी 12 लैंग्वेजेस। एक प्रशस्त 2.0, एनसीईआरटी के द्वारा ये भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ऐसे स्टूडेंट जो कि डिसेबल है ना, जो दिव्यांग है, उनको खोजा जाएगा, उनका पता लगाया जाएगा और उनकी जैसे मदद की जा सकती है एजुकेशन में, उनकी मदद की जाए। और एक है किताब एक पढ़े अनेक, नाम से समझ में आ जाएगा कि एक ही किताब को अधिकतर स्टूडेंट के लिए यूज किया जा सके। तो क्लास 1 और क्लास 2 के लिए एक टेक्स्ट बुक को लाने के लिए लाया गया है, ताकि स्टूडेंट चाहे कोई भी हो, डिसेबल हो, नॉर्मल हो, इन सभी के लिए एक साथ स्टडी के लिए उन्हें एक ही किताब से पढ़ाई करवाई जा सके, या फिर एक ही बुक को बिना किसी चैलेंज के एक साथ पढ़ाया जा सके। तो ये 4 इनिशिएटिव शुरू किए हैं एनसीईआरटी ने। भारत में आपको पता है एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाने के लिए ये एनसीईआरटी काम करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक निकाय है, एक स्वायत्त बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये काम करता है। 1961 में स्थापना, डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी इसके डायरेक्टर हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत ये संस्था काम करती है। भारत और अमेरिका के बीच में सैन्य अभ्यास, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है, ध्यान रखना। एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको नाम दिया गया युद्ध अभ्यास, और इसका आयोजन किया जाता है इंडिया और अमेरिका की आर्मी के बीच में। इस साल इसका 21वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है। कहां पर? तो युद्ध अभ्यास, मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि इंडिया और अमेरिका के बीच में आयोजित की जाती है, इसका 21वां संस्करण अलास्का में आयोजित किया जा रहा है। अलास्का पार्ट है यूएसए का। आपको पता है कुछ समय पहले अलास्का में ही व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप मिले थे, ठीक है, रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के पर्पज से। तो गलती से डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया था कि अलास्का में रशिया जाने वाला हूं, तो ठीक है, हो जाती है गलती। अलास्का, जहां पर
बात की गई थी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जाने की, जिनको उन्होंने गलती से रशिया का पार्ट बता दिया था। एक्चुअल में अलास्का यूएसए का पार्ट है ना, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में हमको देखने को मिलता है। यूएसए का पार्ट है। तो यहीं पर युद्ध अभ्यास के 21th एडिशन का आयोजन किया जा रहा है। इंडिया और अमेरिका के मध्य में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। एडिशन कौन सा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना, 21th एडिशन है। इंडिया की ओर से हमारी जो मद्रास रेजिमेंट है वो हिस्सा ले रही है यहां पर यूएसए जाकर। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत 2002 में की गई थी और हर साल इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, 20वां एडिशन जो था 2024 में महाजन फील्ड फायरिंग रेंज भारत के राजस्थान में किया गया था। युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? देखिए, बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2025 अभी फ्रांस में खत्म हुई थी। अब इसकी घोषणा की गई है कि 2026 का जो एडिशन है वो आयोजित किया जाएगा इंडिया में। भारत की राजधानी नई दिल्ली में यह चैंपियनशिप आयोजित की जाने वाली है 2026 में, जो कि 30वां एडिशन होगा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप का। इंडिया इसको होस्ट करेगा। इसके पहले इंडिया ने 2009 में होस्ट किया था, तब आयोजन किया गया था हैदराबाद में। उस वक्त ये आंध्र प्रदेश का पार्ट था, अब तेलंगाना में आता है। तो हैदराबाद में 2009 में आयोजित हो चुकी है चैंपियनशिप। अब बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित की। 2025 में अभी ये 31 अगस्त को ही खत्म हुई है, 29वां एडिशन था। फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। 53 नेशंस ने यहां पर पार्टिसिपेट किया। ऑर्गेनाइज कौन करवाता है? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है। अभी जो रिसेंटली बैडमिंटन जो वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित की गई, उसमें चाइना पहले स्थान पर रहा था मेडल टेली में 6 मेडल के साथ, मलेशिया सेकेंड और जापान तीसरे स्थान पर। ठीक है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड चाइना, मलेशिया और जापान। इंडिया का प्रदर्शन भारत 2025 की मेडल टेली में 7वें स्थान पर था, संयुक्त रूप से कनाडा, फ्रांस और इंडोनेशिया के साथ। हमने केवल एक ब्रॉन्ज जीता था। हमारी जो बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप है उसमें जो इंडिया की एक बैडमिंटन जोड़ी है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने मेंस डबल कैटेगरी में एकमात्र ब्रॉन्ज जीता। तो हमारे पास एक ब्रॉन्ज आया, हम मेडल टेली में 7वें स्थान। ये अभी तक तो 2 साल में एक बार आयोजित किया जा रहा था, लेकिन अब 2026 से इसे हर साल आयोजित किया जाएगा। तो 2025 में हो ही चुका है, अब 2026 में होगा। 1977 में इसकी शुरुआत की गई थी, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका आयोजन कर। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समुदायों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित और प्रबंधित करने का मौलिक अधिकार किस आर्टिकल में दिया गया? कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन है, एक न्यूज काफी अभी सुर्खियों में थी, बात करेंगे, पहले इसका आंसर लेते हैं। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक समुदाय जो माइनॉरिटीज हैं, उनको शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उसके प्रबंधन करने का जो मौलिक अधिकार है ना, वो आर्टिकल 30 में दिया गया है। कहां पर? आर्टिकल 30 में। ठीक है, अब देखिए है क्या, इसको समझिए। अगर हम इस मौलिक अधिकार की बात करते हैं या फिर अभी मुद्दा की सुर्खियों में इसकी बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन और जो राइट टू एजुकेशन है उसको लेकर एक पुराना सुप्रीम कोर्ट का फैसला था 2014 का, उस डिसीजन को फिर से रिव्यू करने के लिए इसको वापस खोला है, इस केस को। एक्चुअल में हुआ क्या था कि आपको पता है, एक संविधान संशोधन हुआ था 86th अमेंडमेंट एक्ट, है ना, ये 2002 में हुआ था और इसके तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 21A जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज में भी एक ड्यूटी जोड़ी गई थी कि भैया जो बच्चों का मौलिक माता पिता का मौलिक कर्तव्य कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देंगे, है ना, ये उनकी ड्यूटीज थी। और आर्टिकल 21A की बात करते हैं तो ये फंडामेंटल राइट है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार उनका मौलिक अधिकार बनाया गया था। अब एक्चुअल में हुआ क्या कि इसी राइट के अकॉर्डिंग ही एक एक्ट लाया गया था बाद में, आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब हुआ क्या, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में ये कहा गया कि भैया सभी जो इंस्टीट्यूशन है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, जो माइनॉरिटीज में से, उन सभी को 25% तक कोटा देगा एजुकेशन में।
तो देखिए अब 21A के तहत ये एक्ट लाया गया था और इसमें 25% तक माइनॉरिटीज को कोटा दिया गया एजुकेशन में। अब हुआ ये कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि आर्टिकल 30 को प्रोटेक्ट करते हुए, जो आर्टिकल 30 था उसको प्रोटेक्ट करते हुए ये कह दिया कि भाई जो माइनॉरिटीज का जो एजुकेशन जो संस्था है ना, उसमें ये 25% का कोटा मान्य नहीं होगा। मतलब वो स्वतंत्र है ताकि वो उनका आर्टिकल 30 बना रहे, उनका जो फंडामेंटल राइट है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, वो बना रहे। इसलिए 25% का जो रूल है ना, वो माइनॉरिटीज एजुकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है उनमें लागू नहीं हो। तो अब दिक्कत ये कि भाई ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है। आर्टिकल 21A तो कहता है कि सभी को मिलना चाहिए राइट टू एजुकेशन, क्योंकि फंडामेंटल राइट है। अब 25% कोटा अब इसी के तहत ये एक्ट बनाए, सही है। तो आप भाई जब इसी के तहत ये एक्ट बनाए तो माइनॉरिटीज जो इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, उसमें भी इसको लागू करो। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था 2014 में, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है कि हम इसे वापस रिव्यू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी बेंच इसको देखेगी और वापस इस पर हो सकता है रिव्यू किया जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना 2014 के फैसले को पलटता है तो माइनॉरिटीज एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी ये 25% जो एजुकेशन कोटा है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, उसको लागू किया जा सकेगा। ओके, आई होप समझ पाए होगे। डिटेल तो मैंने काफी ली है, पर ये पीडीएफ में देख लेना, मैंने आपको मोटे तौर पर समझा दिया कि पूरा मुद्दा क्या है। तो आर्टिकल 30 जो है वो माइनॉरिटीज के लिए एक तो शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन की बात करता है, ये उनका मौलिक अधिकार। ठीक है, आगे आइए। अन्नपूर्णा योजना जो स्वच्छता कर्मियों के लिए शुरू की गई, इसका शुभारंभ कहां किया गया? अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ किया गया कर्नाटक के बेंगलुरु में। ये जो स्वच्छता कर्मी है ना, उनके लिए शुरू की गई है, उनको फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए ये योजना कर्नाटका के बेंगलुरु में शुरू की गई। बेंगलुरु में बेंगलुरु वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड काम करता है, उसने इस इनिशिएटिव को इंप्लीमेंट किया है। तो कर्नाटका के डिप्टी सीएम जो हैं, उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया अभी अपने यहां पर अन्नपूर्णा योजना या अन्नपूर्णा स्कीम के नाम से। तो जो ऐसे हैं स्वच्छता कर्मचारी है ना, उन्हें फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करना। अभी केवल फर्स्ट फेज में 700 स्वच्छता कर्मचारियों को एक स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे। अभी केवल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में से लागू किया गया है। स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे और हर महीने उनके स्मार्ट कार्ड में 1500 रुपए डाले जाएंगे। वो 1500 रुपए वो अपने खाने पर, न्यूट्रिशन पर खर्च कर पाएंगे और उनका जीवन स्तर उठेगा। तो इस तरीके से ये अन्नपूर्णा स्कीम है स्वच्छता कर्मचारियों के लिए, बेंगलुरु कर्नाटक में से लॉन्च किया गया। अगर ये सक्सेस हो जाता है, जो कार्ड दिया जा रहा है स्मार्ट कार्ड, अगर सक्सेस हो जाता है तो आगे चलकर इसे पूरे कर्नाटक में लागू किया। हाल ही में यूएनएफपीए, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इसे कहा जाता है, ने लैंगिक समानता के लिए किसे अपना ऑनररी ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एक मानद ब्रांड एम्बेसडर। ओके, जैसे मानद उपाधियां होती है ना, वैसे मानद ब्रांड एम्बेसडर है। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने जेंडर इक्विलिटी के लिए अपना मानद ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है कृति सेनन को। फिल्म अभिनेत्री है कृति सेनन। ओके, यहां पर आप इनको बीच में देख सकते। तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड ने इंडिया, जो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंडिया की जो बॉडी है, उसने कृति सेनन को इंडिया में जेंडर इक्विलिटी को बढ़ावा देने के लिए अपना ऑनररी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। अब कृति सेनन इस प्रोजेक्ट के तहत कई प्रोग्राम्स में शामिल होगी जो भी यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड इंडिया के होते हैं इंडिया में, और जेंडर इक्विलिटी के को प्रमोट करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, वैसे देखिए आप यहां पर अगर इसका फुल फॉर्म देखना चाह रहे हैं तो यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज, ऐसा कुछ कहा जाता है इसको। शॉर्ट में यही यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक ऐसी एजेंसी है, एक ऐसी बोल सकते हैं पार्ट है जो कि प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य के लिए काम करता है। ठीक है ना, तो इस सेक्टर में काम करता है। 1969 में स्थापना हुई, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, और नतालिया कनीम जो कि पनामा देश से आते हैं, ये इसके वर्तमान में अध्यक्ष या हेड बोलने उसके पद पर। ठीक है,
तो यहाँ पर 3 सितंबर के हमारे सभी करंट अफेयर हो जाते हैं, डिटेल में हमने डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर। आदिवाणी एप्लीकेशन किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने। ठीक है। फिर 2025 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड किसे दिया गया? एजुकेट गर्ल्स नाम की संस्था को। युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? तो यह अभ्यास आयोजित किया गया कहां पर? हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य में। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में मेडल टेली में इंडिया पहले स्थान पर रहा है। मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ कहां किया गया? तो तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना किस राज्य में लॉन्च की गई या शुरू की गई? हरियाणा में इसे शुरू किया गया। महागोरा पर्व कहां मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है नेपाल में। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें किस राज्य या यूटी में है? तो यह है दिल्ली में। भारत की एकमात्र टेनिस प्रीमियर लीग का आयोजन 2025 में कहां किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा अहमदाबाद में। और चर्चा में रहा बगाना वोल्केनो कहां पर स्थित है? तो ये पपुआ न्यू गिनी में देखने को मिलेगा। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के रिवाइज हो जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लेते हैं। ठीक है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 30 जनवरी 1990 को। ठीक है। ऐसे मुगल बादशाह जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था वो है औरंगजेब। और सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इंफॉर्मेशन ये 12 अक्टूबर 2005 में लागू किया गया था। 2005 में आया। तीनों क्वेश्चन के आंसर मिल गए हमको। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कुल कितनी धाराएं हैं? और कामायनी महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कमेंट में आंसर कीजिएगा, आराम से इसको पढ़ लो, कमेंट में आंसर कीजिएगा और चेकआउट कीजिए एप्लीकेशन को। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।